कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। आज हम मिर्ज़ा गालिब की ये गज़ल पढ़ेंगे। इस गज़ल में कुछ शेर जो हैं वो तो बहुत ही नाउम्मीदी के शेर हैं। दे आर फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्पेयर। और कुछ एक दो शेर ऐसे हैं, दे आर वेरी विटी एंड उसमें कुछ शरारत का अंदाज भी है। बट ओवरऑल टोन इसकी होपलेसनेस और डिस्पेयर की है। This ghazal was also published in the Ashraful Akhbar in Delhi in December 1866. I don't know for sure at what stage of his life Mirza Ghalib wrote this ghazal, लेकिन उन्होंने इस गज़ल के कुछ शेरों का ज़िक्र अपने लेटर्स में किया है, जो लेटर्स उन्होंने अपनी लेट ओल्ड एज में लिखे हैं, राइट। एंड ही हैज़ एक्सप्रेस्ड a sense of despair and disappointment and hopelessness in those letters, and he has referred to some of these verses in those letters. तो आइए पहले इसको पूरा पढ़ते हैं गज़ल को, उसके बाद हम इसके एक एक शेर को एनालाइज करेंगे। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। जानता हूँ सवाब तात और जोहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। क्यों न चीखूं कि याद करते हैं, मेरी आवाज़ घर नहीं आती। दाग दिल घर नज़र नहीं आता, बू भी है चार अगर नहीं आती। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो इसमें लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुए हैं वो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन एज़ ऑलवेज़ मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो यू नो he always introduces a level of dialectical twist in his shares. तो उसके अंदर इसके एक एक शेर के कई मतलब निकल सकते हैं। हम जो थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग्स हैं उनको एनालाइज करेंगे, और लेकिन आप इसको जितना पढ़ते जाएंगे ऐसा हो सकता है कि आप इसके अलग अलग रंग इन शेरों के आपको नज़र आएँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला शेर है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, उम्मीद तो आपको पता ही है, होप। बर नहीं आती का मतलब है टू कम टू फुलफिलमेंट, एंड बर का जो शब्द है वो फुलफिलमेंट और फ्रूटफुल सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। सो बेसिकली नो होप comes to fulfillment and no prospect or face comes into view. तो जो सूरत का लफ्ज़ है वो ऑब्वियसली एक फ़ेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारी ज़ुबान में जब आपको कोई प्रॉस्पेक्ट नज़र नहीं आ रहा हो किसी चीज़ का, तो उस केस में भी हम कहते हैं कि देखो जी, इस कोई हमको सूरत नज़र नहीं आती, इस प्रॉब्लम का कोई हल या कोई प्रॉस्पेक्ट हमको नज़र नहीं आ रहा, ऐसी कोई सूरत हमको नज़र नहीं आ रही। तो इसके अंदर कंप्लीट होपलेसनेस की सिचुएशन उन्होंने डिस्क्राइब की है। ना तो उनकी कोई उम्मीद फुलफ़िल हुई है या हो रही है, ना ही किसी होप के फुलफ़िल होने की कोई उनको उम्मीद नज़र आ रही है। तो he has hit the rock bottom in his life, rock bottom in his hope, and अब उनको उम्मीद किस चीज़ की है, ये it can be subjective। महबूब से मिलने की होप हो सकती है, लाइफ में सक्सेस की होप हो सकती है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की होप हो सकती है, बट नन ऑफ दोज होप्स आर बीइंग फुलफिल्ड। तो मैंने पहले ज़िक्र किया था कि उन्होंने इस गज़ल के कुछ शेरों का अपने लेटर्स में ज़िक्र किया है। तो इस शेर का स्पेसिफिकली उन्होंने एक लेटर में ज़िक्र किया है। उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो मेरे को फ्रैंक प्रिचर्ड की वेबसाइट पे मिली। तो उसके एक दो सेंटेंस ये हैं कि इफ़ आई वर यंग एंड सिक देन आई वुड वांट फ्रॉम यू ए प्रेयर फॉर हेल्थ। आई हैव बिकम एन ओल्ड मैन ऑफ 80 years. आई एम इन होप्स ऑफ ए प्रेयर फॉर मर्सीफुल रिलीज। तो वो ये 80 साल की उम्र के हो गए हैं,
तो अब उन्होंने शेर ये 80 साल की उम्र में लिखा है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने इसको अपनी लाइफ की उस स्टेज की सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि अगर मैं जवान होता तो मैं आपसे मांगता कि आप मेरी लंबी उम्र के लिए, खुशहाली के लिए दुआ करें। अब मैं एक उम्र के ऐसे पड़ाव पे पहुंच गया हूँ कि जब अब मैं आपसे क्या बोलूँ कि आप मेरी लंबी उम्र के लिए, यहाँ मेरी हेल्थ के लिए जो है दुआ करें। मेरे अब पास अब कोई उम्मीद नहीं है। मेरा बस अब एक ही उम्मीद है कि आई गेट मर्सीफुल रिलीज और आई डाई पीसफुल डेथ। एंड अगेन ही हैज़ डिस्क्राइब्ड कि उसकी भी कोई सूरत नज़र नहीं आती। सो इट्स एक्सट्रीमली होपफुल सिचुएशन इन हिज लाइफ। अगला शेर जो है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज़ जो है वो तो एक ही है, वो है मुअय्यन। मुअय्यन मीन्स डिक्रीड, समथिंग दैट इज़ रिटन इन योर फेथ, इन योर फेट, समथिंग दैट हैज़ बिन प्री डिटरमिन्ड फॉर यू, राइट, कि आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आपने किस दिन मरना है। तो वो कहते हैं मौत का एक दिन मुअय्यन है, कि जिस दिन हमारी मौत आएगी वो दिन तो ऑलरेडी लिखा गया है हमारी किस्मत में। नींद क्यों रात भर नहीं आती। यार, तो हमको एक दिन ये डिसाइडेड है हमारी किस्मत में कि हमने मरना है, तो फिर मैं दिन रात अपनी नींद क्यों खो रहा हूँ परेशानी में। जब मौत आएगी तब आएगी, वो एक दिन आनी है। तो मैं सारी रात सो नहीं पा रहा हूँ, एंग्जाइटी में मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो इसका क्या फ़ायदा है। वो एक तरह से अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मौत का आना जो है वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो तुम ये नाइट आफ्टर नाइट, वाई आर यू स्पेंडिंग स्लीपलेस नाइट्स, राइट, इन एंग्जाइटी, इन वरिंग। ज़िंदगी की परेशानियों से तुमने जूझते हुए अपनी रातों की नींद गंवा दी है, उसका क्या फ़ायदा है। दैट्स द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप इसके एक एक लफ्ज़ को अगर एनालाइज करें तो इसके और मीनिंग भी निकल के आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दिन के शब्द पे फोकस करें तो उन्होंने कहा मौत का एक दिन मुअय्यन है। सो दिन इज़ यूज्ड एज ए डे। इट्स ऑल्सो यूज्ड एज डे इन कॉन्ट्रास्ट टू ए नाइट, राइट। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मौत जो आनी है वो तो दिन में आनी है, तो हम रात को क्यों जागे हुए हैं, रात को क्यों परेशानी से जागे हुए हैं, राइट। तो वो भी एक इसका मतलब हो सकता है। अब रात को जागे क्यों हैं, वो आप इमेजिन कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि महबूब से जो जुदाई की वो रात काट रहे हैं, नींद नहीं आ रही उनको, ही इज़ एंक्शियस। ज़िंदगी की परेशानियों की वजह से ही इज़ एंक्शियस। ओवरऑल थीम इज़ कि वट एवर इज़ रिटन इन योर फेट is going to happen. Death is already decreed. It's going to come one day. Why are you spending your nights in restless anxiety, night after night? मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। You can imagine, as we go through life's tough situations, ये बहुत सारी सिचुएशन में ये शेर जो है एप्लीकेबल हो सकता है। अगला शेर देखिए कि आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो हाल दिल मीन्स state of the heart, all the anxieties, restlessness, distress, love, hatred, sorrows that the heart goes through. तो कहते हैं कि ये हमारा नादान दिल जो है, इसका जो हाल दिल था उसके ऊपर पहले हमें हंसी आती थी। We used to be amused by it. All these emotional situations जो हमारा दिल एक्सपीरियंस करता था, we used to be amused by it. अब किसी बात पर नहीं आती। लेकिन अब हमारी लाइफ की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि अब हमें किसी बात पे हंसी नहीं आती। वट ही इज़ प्रॉब्ली ट्राइंग टू से इज़ कि अब हम एक ऐसी होपलेस सॉरोफुल सिचुएशन में आ गए हैं लाइफ में कि अब हमें किसी बात पे हंसी नहीं आती। वी हैव टोटली लॉस्ट होप। इट्स ए स्टेट ऑफ अटर डिस्पेयर एंड सॉरो। तो जो हमें पहले अपने दिल के हाल पे हंसी आती थी, अब वो भी नहीं आती, और भी किसी बात पे अब हमको हंसी नहीं आती। इट्स ए कंप्लीटली होपलेस सिचुएशन। The heart is completely gone, the life is completely destroyed, and there is no joy left. There is nothing that I can laugh at. आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। अगला शेर देखते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी विटी शेर कि जानता हूँ सवाब ताअत व ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट ए मिस्चीवियस शेर। तो सवाब का मतलब होता है रिवॉर्ड,
especially a reward for your virtuous or religious behavior. तो अच्छे कर्मों का जो आपको फल है उसको आप सवाब कह सकते हैं। और ताअत और ज़ोहद का मतलब है ओबीडियंस एंड एब्सटिनेंस, essentially pious behavior, right? जो religiously sanctioned और religiously recommended behavior है उसको आप ताअत और ज़ोहद कह सकते हैं। और तबीयत मीन्स टेम्परामेंट। तो वो कहते हैं जानता हूँ सवाब ताअत और ज़ोहद कि मुझे ये रिलीजियसली सैंक्शनड ओबीडियंस और एब्सटिनेंस और पायस बिहेवियर का जो रिवॉर्ड मिलेगा, हेवनली रिवॉर्ड मिलेगा या जन्नत में जो रिवॉर्ड मिलेगा, वो मैं जानता हूँ, पर तबीयत इधर नहीं आती। लेकिन मेरा टेम्परामेंट जो है इट्स नॉट इंक्लाइंड टू फॉलो ए वर्चुअस वे ऑफ लाइफ, राइट। तो ये हिस्ट्री हमें बताती है कि गालिब साहब शराब पीना बहुत इंजॉय करते थे, वो जुआ भी खेलते थे, काफ़ी टाइम मजबूरी की वजह से खेलते थे या अम्यूज़मेंट के लिए खेलते थे, उसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा। तो एनीवेज ही नेवर क्लेम्ड दैट ही लेड ए वर्चुअस लाइफ। तो उनकी तबीयत ही नहीं थी कि वो रिलीजियसली सैंक्शनड बिहेवियर या पायस बिहेवियर जो है वो उसको फॉलो करें। तो कहते हैं कि अब रिलीजन या जो सोसाइटी के ठेकेदार हैं वो जिस जो बिहेवियर हमको, जो पायस वर्चुअस बिहेवियर जो हमको सिखाते हैं, उसका रिवॉर्ड क्या है मुझे पता है, लेकिन आई एम नॉट इंक्लाइंड टू फॉलो दैट, राइट। तो इसके अंदर जो टोन है यू कुड अडॉप्ट लाइक ए मिस्चीवियस टोन, कि वो कहते हैं ये फालतू की बातें हैं, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो आराम से ऐश शराब पीते हुए, जुआ खेलते हुए, नाच गाना देखते हुए गुजारना चाहता हूँ, मुझे परवाह नहीं है किसी रिलीजियस पायस बिहेवियर की। एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि दिस यू कुड टेक ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल्फ रिप्रोचमेंट, राइट, कि वो चाहते हैं कि वो वर्चुअस बिहेवियर को फॉलो करें, लेकिन उनका टेम्परामेंट ऐसा है दैट ही हैज़ फेल्ड इन फ्रंट ऑफ हिज हार्ट, और द टेम्परामेंट दैट ही इज़ नॉट एबल to lead a virtuous life. So this could be a share written for self-reproachment also. I like to believe the other meaning, which is कि उनका temperament नहीं है, वो religious behavior को follow ही नहीं करना चाहते, and he doesn't care. He doesn't care about living a pious or virtuous life. तो जानता हूँ सवाब इताअत और ज़ोहद पर तबीयत इधर नहीं आती। अगला शेर है कि कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। तो कहते हैं कुछ ऐसी ही बात है, राइट। वो कैसी बात है, दैट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन। ऐसा हो सकता है कि वो एक ऐसी लाइफ सिचुएशन में हैं या महबूब की महफिल में बैठे हैं जहाँ बात करने की परमिशन ही नहीं है, या फिर उनको कोई ऐसा सीक्रेट पता है जो अगर वो जिसको वो बयान करते हैं तो ही विल गेट इन ट्रबल, राइट। या फिर कोई रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट उनके दिमाग में कोई बात है या उनके पास कोई सीक्रेट है, जब वो उसको बयान करेंगे तो ही विल गेट इन ट्रबल। सो बट व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से कि है कुछ ऐसी ही बात, लाइक कोई बात है कि मैं चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती, वरना क्या मुझे बात करनी नहीं आती। आई एम परफेक्टली एबल, दिस इज़ अ रिटोरिकल क्वेश्चन ऑब्वियसली, उसका आंसर तो क्वेश्चन में ही, जवाब में, सवाल में ही है कि यस ऑफ कोर्स, राइट। वो इतने बड़े सुखनवर हैं, उनको अपनी बात बयान करनी आती है, लेकिन कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो चुप हैं। अगेन ए वेरी ब्यूटीफुल वंडरफुल एक्सप्रेशन। हम लाइफ की ऐसी सिचुएशंस में कई बार आ जाते हैं जब किसी रीज़न की वजह से हमें पता होता है क्या कहना है, वी हैव द राइट वर्ड्स बट वी स्टे क्वाइट बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। तो बात क्या है, दैट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन। एक हमने गज़ल एक बार देखी थी, उसके अंदर एक शेर था कि बात पर वहाँ ज़बां कटती है, बात पर वहाँ ज़बां कटती है, वो कहें और सुना करे कोई। तो उसमें वो महबूब की महफिल में बैठने का जिक्र करते हैं कि वो कहते हैं अगर यहाँ पे आप बात करोगे कोई तो आपकी ज़ुबान काट दी जाएगी। तो आपका द ओनली ऑप्शन यू हैव इज़ जस्ट सिट क्वाइट एंड लिसन। तो इस तरह की भी कोई सिचुएशन हो सकती है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। अगला शेर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो कि क्यों ना चीखूं के याद करते हैं, मेरी आवाज़ घर नहीं आती। तो चीखना तो आपको पता है, चिल्लाना। इन दिस केस क्राई इन लेमेंटेशन,
कि आपने चीख पुकार मचाई है आउट ऑफ सॉरो, लाइक आप किसी को अपनी फरियाद सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो कहते हैं कि क्यों ना चीखूं कि याद करते हैं। तो सिचुएशन ये है कि वो कह रहे हैं कि जो मेरा महबूब है, आ, अगर मैं चीखता नहीं हूं तो वो मुझे याद करता है कि गालिब चीख क्यों नहीं रहा। तो फिर मैं क्यों ना चीखूं कि याद करते हैं मेरी आवाज़ घर नहीं आती। तो वो कहते हैं कि अगर मैं जब मैं चीखता रहता हूं तो मेरा महबूब जो है वो चुप रहता है। जब मैं चीखना और लेमेंटेशन बंद कर देता हूं तो वो मुझे याद करता है, राइट। वो कहता है, हे क्या हुआ गालिब को, उसकी आवाज़, चीखने पुकारने की आवाज़, रोने की आवाज़ नहीं आ रही, क्या हुआ, राइट। तो ये बात सुन के मैं फिर रोना शुरू कर देता हूँ या चीखना शुरू कर देता हूँ, राइट। तो ऐसी होपलेस सिचुएशन ये है कि कैच 22 ये है कि जब तक गालिब साहब चीखते रहते हैं तो महबूब उनको कोई अटेंशन नहीं देता, उनके चीखने का कोई असर नहीं होता उसके ऊपर। जब वो चीखना बंद कर देते हैं, चीखना चिल्लाना बंद कर देते हैं, तो महबूब याद करता है, कहता है कि क्या हुआ गालिब को, चुप क्यों हो गया। तो फिर वो दोबारा चीखना शुरू करना पड़ता है उनको, राइट। तो सच ए कैच 22 होपलेस सिचुएशन। आई थिंक इट्स अ वेरी विटी एक्सप्रेशन कि you know he is forced in this situation to scream in anguish and frustration because it effectively is music to her ears। तो वो चुप करके वो सुनती रहती है, उसको एंजॉय करती रहती है। जब वो उनकी लेमेंटेशन का म्यूज़िक बंद होता है तो वो कहती है क्या हुआ, फिर उनको दोबारा चीखना चालू करना पड़ता है। क्यों ना चीखूं कि याद करते हैं मेरी आवाज़ घर नहीं आती। इफेक्टिवली ही इज़ बेसिकली डेस्टिन्ड or doomed to keep crying and lamenting his entire life because the beloved has put him in such a situation। तो अगला शेर देखिए कि दागे दिल गर नज़र नहीं आता, बू भी है चार अगर नहीं आती। आई थिंक द सेकेंड लाइन इज a rhetorical question in the tone की बू भी है चार अगर नहीं आती। तो वो कहते हैं दागे दिल, कि मेरे दिल के ऊपर जो जख्म लगे हुए हैं, वो चारागर का मतलब होता है हीलर, राइट। उसको बिलवेड के लिए भी यूज़ किया जाता है, लोग अपने मुर्शिद के लिए भी यूज़ किया करते हैं उसको, कि somebody who will heal your pain, who will comfort you, राइट। तो फिजिशियन हो सकता है, किसी तरह का हीलर हो सकता है, कोई हकीम हो सकता है। मोस्ट लाइकली यूज्ड इन फॉर बिलवेड आल्सो, क्योंकि आपकी जो इश्क मोहब्बत की जो दर्द होता है उसका इलाज तो महबूब ही करता है। खुदा के लिए भी कई बार यूज़ कर सकते हो आप ये ऑफ योर लव्स। इन दिस केस वो कहते हैं कि मेरा जो दिल के जो ज़ख्म है, दाग दिल, वो तो छुपे हुए हैं, वो तुमको नज़र नहीं आ रहे हैं चार अगर, बू भी है चार अगर नहीं आती। तो सिचुएशन ये डिस्क्राइब की गई है कि उनके इतना छुपा हुआ गम है दिल में कि उस गम से उनका दिल जो है वो जल रहा है, राइट। दिल का मांस जो है वो जल रहा है। तो जब कोई मांस जलता है तो उसकी स्मेल आती है, बू आती है उसकी। तो वो कहते हैं कि अगर मेरे छुपे हुए दिल के जख्म तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे, बू भी या चारा अगर नहीं आती, कि तुमको स्मेल भी नहीं आ रही कि मेरा दिल इतने यू नो गम से इतना जल रहा है, तो उसकी स्मेल भी क्या तुमको नहीं आती, राइट। कि यू नॉट एबल टू काइंड ऑफ जज द काइंड ऑफ sorrowful state that I am in, and can't you do anything about it? Can you do anything to heal me, right? तो एक ताने की टोन है जो सेकेंड लाइन में रिटोरिकल क्वेश्चन है। तो और इन सम वेज ही हैज़ ऑल्सो चैलेंज्ड द हीलिंग एबिलिटी ऑफ द हीलर, कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा पर तुम समझ नहीं पा रहे हो स्मेल से कि मेरा दिल जो है जल रहा है, एंड वाई आर यू नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। तो अब जब मैंने पहले इसको शेर को पढ़ा तो मुझे दिमाग में आया कि ये स्मेल जो है ये किस चीज़ की है, राइट। एक दिल के जलने की स्मेल हो सकती है, या दिल के ऐसा भी हो सकता है कि ज़ख्म जो है स्टार्टेड टू रॉट, राइट, तो उसकी भी तो स्मेल हो सकती है। लेकिन उर्दू शेर व शायरी में दिल के जलने की ही स्मेल की सिमिली यूज़ की जाती है। तो मिर्ज़ा गालिब के मीर तक मीर का एक शेर है कि आतिश गम में दिल भुना शायद, देर से बू कबाब की सी है, राइट। तो वो भी कह रहे हैं कि मेरा दिल जो है यू नो जो आतिश गम है, जो फायर ऑफ ग्रीफ है, उससे उससे जल गया है, उससे भुन गया है, और उसके अंदर कबाब की सी बू और स्मेल आ रही है। और दूसरे शायरों ने भी यही मेटाफर यूज़ किया है कि जो गम है या जो हिडन ग्रीफ है, उससे इंसान का दिल जो है या आशिक का दिल जो है वो जल जाता है,
राइट। तो इस केस में उन्होंने वो सिचुएशन डिस्क्राइब की है कि दाग है दिल गर नज़र नहीं आता, बू भी है चारा गर नहीं आती। या तो अगला शेर देखिए कि हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। या आई थिंक इसके अंदर लफ्ज़ तो कोई मुश्किल नहीं है। मेरे ख्याल से इसको आप एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में देख सकते हैं और एक रेगुलर वर्ल्डली एस्पेक्ट में देख सकते हैं। वो कहते हैं हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, कि मैं एक ऐसी स्टेट में पहुंच गया हूँ, ऐसी मेंटल और इमोशनल स्टेट में पहुंच गया हूँ जहाँ से कुछ हमारी खबर नहीं आती, हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, कि मुझे खुद अपनी खबर नहीं आ रही। आई हैव लॉस्ट टच विद माई ओन स्टेट, राइट। सो इफ़ यू टेक ए स्पिरिचुअल परस्पेक्टिव, सूफी फिलासफी या अदर स्पिरिचुअल फिलासफीज में, इस स्टेट ऑफ lack of ego or transcendence और सेल्फ फॉरगेटफुलनेस इज डिस्क्राइब्ड, कि आप एक ऐसी फना की स्टेट में, टोटल एनिहिलेशन की स्टेट में आ जाते हैं जहाँ के आप अपने आप को खो देते हैं, राइट। इन सम वेज दे आल्सो डिस्क्राइब मर्जर विद द डिवाइन रियलिटी, जिसके अंदर जो आप एक ह्यूमन ईगो है या जो आपकी जो आइडेंटिटी है वो टोटली ख़त्म हो जाती है या फना हो जाती है वो। तो आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कैसे, तो आप ये पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं कि he has reached a state in his spiritual journey where his ego has dissolved and he has totally forgotten himself। वो पूरा खो चुके हैं अपने आप को डिविनिटी में, और उनको अपनी कोई सुध-बुध नहीं रही, कोई खबर नहीं आती, राइट। he has become one with divinity। what used to be known as Mirza Ghalib is obliterated, it's gone। और दूसरा पर्सपेक्टिव आप होपलेसनेस और डिस्पेयर का ले सकते हैं, कि वो अपना माइंड उन्होंने खो दिया है, वो इश्क में या दुनिया के गमों से पागल हो गए हैं। एंड व्हेन यू लूज़ योर माइंड, तो अपनी आपकी खबर तो रहती नहीं है, राइट। दुनिया की भी खबर नहीं रहती, महबूब की भी खबर नहीं रहती, यू आर जस्ट गॉन बेसिकली मैड, राइट। तो ये दो पर्सपेक्टिव ले सकते हैं आप। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। अगला शेर देखिए, ये भी एक बहुत उन्होंने एन एक्सट्रीम स्टेट ऑफ डिस्पेयर और होपलेसनेस डिस्क्राइब की है। वो कहते हैं कि मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती, राइट। वो कहते हैं कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मेरी आरजू, मेरी तमन्ना, मेरी विश है कि मैं मर जाऊँ, राइट। मौत आती है पर नहीं आती, लेकिन मौत कंप्लीटली काम तमाम करने के लिए नहीं आ रही, राइट। आई एम डाइंग ए स्लो डेथ, राइट। ही इज बेसिकली इन सच ए स्टेट ऑफ डेस्परेशन एंड sorrow and grief and despair where he just wants his misery to end, he wants to die, right। but he says that he is unable to even do that, right। सिचुएशन इतनी ख़राब है कि मौत भी नहीं आ रही, राइट। so he is destined to die this slow trickling death over a long period in his life। सो ऐसी होपलेसनेस सिचुएशन जो है उन्होंने डिस्क्राइब की है। सम पीपल हैव इक्वेटेड द सिचुएशन टू लाइक ए लॉन्ग नाइट ऑफ सेपरेशन, जहाँ पे आप आस्ता 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 तिल तिल के मर रहे हैं, या यू सफ़र थ्रू ए लॉन्ग पीरियड, या एंड उसका कोई क्लोजर नहीं आता, राइट। अगर महबूब आ गया, महबूब की नज़र आपके ऊपर पड़ गई, तो हो सकता है कि आप खुशी से वहाँ मर जाएं, लेकिन महबूब आएगा नहीं, और वो जो लंबी जुदाई की रात है वो चलती रहेगी और आप तिल तिल के मरते रहेंगे। तो दैट्स अनदर पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू कैन अडॉप्ट। बट बॉटम लाइन इज इट्स ए स्टेट ऑफ टोटल डिस्पेयर। मरते हैं आरजू में मरने की, ये देखिए कितना अच्छा उन्होंने ट्विस्ट दिया है, मरते हैं आरजू में मरने की, राइट। तो ही इज़ डाइंग इन लॉन्गिंग टू डाई, राइट। आई थिंक इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल वर्ड प्ले। मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती, राइट। कि मौत आ तो रही है हमको स्लो, लेकिन कंप्लीट मौत जो है नहीं, वो भी हमको नहीं आ रही, राइट। इवन आई एम नॉट एबल टू इवन गेट दैट इन माई लाइफ। तो आखिरी शेर इसका ये है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, या तो अब वो अपने आप से या अपने दिल से गुफ्तगू कर रहे हैं इसके अंदर। तो अब
he intends to go to Kaaba, वो हज करने के लिए जाना चाहते हैं, and but his heart or he himself is reproaching him. तो वो कहते हैं कि तुमने सारी ज़िंदगी जो है वो सिंफुल बिहेवियर में गुजारी है, राइट? तुम शराब पीते रहे, जो जो कुछ रिलीजन में पढ़ाया गया वो तुमने कुछ फॉलो नहीं किया, राइट? और अब तुम चले हो काबा, राइट? खुदा के सामने, खुदा को फेस करने के लिए जाना चाहते हो अब तुम, राइट? तो किस मुंह से तुम जाओगे? क्या मुंह लेके तुम काबा जाओगे, राइट? तुम तो इतने बड़े इतने सिंफुल आदमी रहे हो, गुनाहगार रहे हो, अब तुम किस मुंह को लेके काबे जाओगे? या तुमने तो कोई ढंग का काम ज़िंदगी में किया नहीं। लेकिन फिर सेकंड लाइन में वो कहते हैं शर्म तुमको मगर नहीं आती। या तो आई थिंक इट्स अ वेरी विटी, अभी तुम किस मुंह को लेके जाओगे? डू यू हैव एनी सेंस ऑफ शेम लेफ्ट, राइट? कोई शर्म तुम्हारे अंदर बाकी है, राइट? क्या तुम अब भी सुधरोगे, राइट? तो यू कैन टेक ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टोटल सेल्फ रिप्रोचमेंट, कि वो अपने आप को रिप्रोच कर रहे हैं फॉर हिज लॉन्ग सिंफुल लाइफ, और यू कैन टेक ए मोर मिस्टीवियस पॉइंट ऑफ व्यू कि वो अभी भी ऐसे सिचुएशन में है जब उनको शर्म नहीं आ रही है, राइट? सो एंड ही नोज दैट, ही एक्नॉलेजेस दैट, एंड ही इज़ टेलिंग टू हिमसेल्फ कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, कि तुम फिर भी कुछ भी हो जाए, तुमको चाहे खुदा पनिश करे, तुम्हें तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो ना हो, तुमको जो है शर्म जो है नहीं आती, यू हैव नो शेम लेफ्ट, राइट? तो काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। बहुत सारी लाइफ की सिचुएशंस हैं, जैसे यार दोस्तों को ताने मारने की सिचुएशंस भी ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप ये शेर को यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली सेकंड लाइन को तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो ये थी पूरी गज़ल। मैं इसके वर्ड्स भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।